हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी भौतिकी पढ़ रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आई होप आपको अब तक जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया हो, एंड वो टर्म्स एंड जो परिभाषा मैंने लिखी है वो आपको याद होगी। और वो अगर आपको पता है तो आपको ये आगे समझने में आसानी होगी, ठीक है। एंड अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर अवेलेबल है, वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्थूल निकाय में अन्योन्य क्रिया। स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं। इंटरेक्शंस ऑफ मैक्रो स्टेट्स। इंटरेक्शन है ना, यानी कि दो स्थूल निकाय में क्या अन्योन्य क्रियाएं हो सकती है, क्या इंटरेक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं, ऊर्जा का, है ना, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ जो है, हम यहाँ पे जो ऊर्जा, हम यहाँ पे क्या किए कि ऊर्जा का आदान प्रदान या फिर ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अन्योन्य क्रिया में क्या होगा कि मोस्टली वो ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है ना, और कार्य हो सकता है, ऊष्मा हो सकता है, उनकी अन्योन्य क्रिया हम पढ़ेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें नोट डाल के आप सबसे पहले लिख दीजिए कि जो भी यहाँ पे ऊर्जा होगी, है ना, वो ऊर्जा नहीं होगी, वो उसकी माध्य ऊर्जा का हम लेके चलेंगे, या फिर मैं उसको बोल दूं औसत। ऐसा क्यों होता है कि हम जो ऊर्जा की हम यहाँ पे बात करेंगे वो माध्य ऊर्जा होगी या फिर औसत ऊर्जा होगी? ऐसा इसलिए है कि जैसे कि हमने जो स्थूल निकाय लिया है वो एक अलग अलग सिस्टम का अलग अलग होगा। माना कि एक ए सिस्टम है, दूसरा ए प्राइम है, फिर इसका जैसा ये ए सिस्टम है, फिर ए प्राइम है, ऐसे अलग अलग हमने क्या कर लिए, निकाय ले लिए, है ना। अब इनका अध्ययन करेंगे। अब हमने देखा कि इससे और इसके अंदर क्या हो रही है, अन्योन्य क्रिया होगी। ये दो निकाय है अलग अलग, है ना, ये दो निकाय है और इनसे बना हुआ एक तीसरा निकाय है ए स्टार, इसको मैंने ए स्टार बोल दिया, है ना, संयुक्त निकाय इन दोनों का। इस संयुक्त निकाय की टोटल ऊर्जा ई रहती है हमेशा फिक्स, है ना, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा ना तो कभी बनाई जा सकती है, ना ही कभी नष्ट की जा सकती है, तो ऊर्जा क्या रहेगी, इसकी हमेशा रहेगी संरक्षित। लेकिन हमने देखा कि इनके बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं ऊर्जाओं के, वो हमेशा सेम नहीं होते हैं, है ना। इनकी जो ऊर्जाओं के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है वो इन दोनों के बीच में है बिल्कुल समरूप। ये याद रखना, बिल्कुल समरूप है, फिर भी इनके बीच ऊर्जाओं का आदान प्रदान अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक रोल आता है प्रायिकता का। प्रायिकता का रोल कैसे आता है कि जैसे कि हमने समरूप अलग अलग स्टेट ले लिए, है ना, अलग अलग जो भी हमारे ए स्टार थे वो निकाल ले लिए, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है, अब वो ऊर्जा उनके अंदर किस प्रकार से बटी हुई है उसकी एक प्रायिकता होती है हमेशा, है ना, कि एक किस प्रायिकता के अनुसार किस निकाय को मिलेगी। ये सब देखिए, जैसे कि उसमें एक टोटल निकाय के अंदर स्थूल निकाय हो जाएंगे, अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, अलग अलग माइक्रो स्टेट यानी सूक्ष्म अवस्थाएं हो जाएगी, उनके अंदर अलग अलग एनर्जी डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो वो प्रायिकता पर निर्भर करती है कि किसको कितनी ऊर्जा जाएगी, किस में कितनी अवस्थाएं होती है, किस प्रकार होती है ना, वो सब उस पर डिपेंड करती है। तो प्रायिकता की वजह से उसमें अलग अलग ऊर्जा होती है। इस वजह से हम इन सभी का एक एवरेज, एक माध्य ऊर्जा लेके हम उसका अध्ययन करते हैं। तो एक पूरे सिस्टम का हम एक माध्य ऊर्जा, जैसे कि हमने एक सिस्टम ले लिया, गैस से भरी हुई है, तो हम इसके एक एक पार्टिकल की एनर्जी स्टडी नहीं कर सकते, इसमें कितनी एनर्जी वो नहीं ले सकते। तो हम मोस्टली एक टोटल जितने पार्टिकल हमारे पास, हमें पता है कितने पार्टिकल है, इतनी प्रायिकता रह सकती है इनकी, तो इसमें कितनी ऊर्जा कितनी जा सकती है, तो वो हम क्या लेंगे, उसकी माध्य ऊर्जा लेंगे, ठीक है। तो जितनी भी ऊर्जा होगी हम उसको माध्य ऊर्जा इससे डिनोट करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी माध्य ऊर्जा होगी। जितनी भी हम ऊर्जाओं की बात करेंगे वो एक फिक्स ऊर्जा नहीं होगी, एक पर्टिकुलर। देखिए फिजिक्स की सबसे पहली परिभाषा होती है कि एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ होती नहीं है ना। यहाँ पे जितने भी फिजिक्स में आप अध्ययन करते हैं, आप अप्रोक्सीमेट लेके ही चलते हैं, उतना ही स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट जो होता है ना, एक चीज़ जैसे आपकी डेफिनेट बोलेगी इतनी है, तो वो कभी नहीं हम लेके चल सकते फिजिक्स में। इसलिए हम एक माध्य ऊर्जा की स्टडी करते हैं, है ना। ये चीज़ याद रखना कि जो भी हम ऊर्जा की बात करते हैं वो एक उसकी एक माध्य ऊर्जा होती है, एक पूरे निकाय की एक माध्य ऊर्जा होती है। तो जैसा कि हमने सिस्टम देखा था, ये क्या था, हमारा ए स्टार है, संयुक्त निकाय है, उसके अंदर दो निकाय है, ए और ए प्राइम,
है ना। तो इसकी जो टोटल ऊर्जा है ना वो क्या रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, संरक्षित। है ना, इसकी ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई प्राइम इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से हम कह सकते हैं बराबर माइनस डेल्टा ई प्राइम। इसका क्या मतलब हुआ कि इससे जितनी ऊर्जा निकलेगी उतनी ही यह ऊर्जा लेगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि ये जितनी ऊर्जा निकाले उतनी ही ये ऊर्जा क्या कर ले ले, या फिर ये जितनी ऊर्जा निकाले उतनी ये ले लेगा। टोटल ऊर्जा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो इससे हमें ये एक समीकरण मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल्टा ई है वो क्या है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। इसका क्या हो जाएगा, इसकी फाइनल ऊर्जा माइनस इसकी इनिशियल ऊर्जा, है ना। कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। हमने अन्योन्य क्रिया की है, यहाँ पे अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन हुआ है तो एनर्जी का आदान प्रदान तो हुआ होगा, है ना। एनर्जी का आदान प्रदान हुआ है तो हो सकता है कि इसकी ऊर्जा कम हो या फिर ज़्यादा हो। डेल्टा क्या होता है, अंतर बताता है ना ऊर्जाओं का। तो इसका ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा, फाइनल जो ऊर्जा है उसमें से इनिशियल जो ऊर्जा है, हो सकता है ये ज़्यादा हो ये कम हो, तो उससे हम निर्भर करेंगे कि वो ऊर्जा निकल रही है या फिर ऊर्जा ले रही है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हो गया, इससे ये हमें मिल गई समीकरण। ये चीज़ आप याद रखना कि इससे जितनी ऊर्जा निकलेगी उतनी वो लेगा, या फिर इससे जितनी ऊर्जा निकलेगी उतनी ही वो ऊर्जा लेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऊर्जा का कंसेप्ट। माध्य ऊर्जा लेके चलेंगे हम। नेक्स्ट अगर इसी में हम बात करें उष्मीय अन्योन्य क्रियाएं, यानी कि थर्मल इंटरेक्शन। देखिए कि स्थूल निकाय में हमने स्थूल निकाय को हमने किससे पढ़ा था, बाह्य प्राचलों से, है ना। बाह्य प्राचल, कोई भी सिस्टम है उसके जो हमने बाह्य प्राचल देखे उनको हम क्या कर दें, नियत कर दें। बाह्य प्राचल को हमने क्या कर दिया, नियत। नियत का मतलब है कि हम जो आयतन है, दाब है, ताप है, जो भी निकाय का है उसको हम नहीं बदलेंगे, हम उनको छेड़ भी नहीं रहे, जितने हैं उतने रहेंगे। अब उनके बीच फिर भी अब अन्योन्य क्रिया तो होगी, है ना। अब इनके जो बाह्य प्राचल थे वो तो हमने फिक्स कर दिए, कुछ चेंज नहीं रहा। फिर भी इनके बीच एक चीज़ का आदान प्रदान हो सकता है, वो क्या है, ऊष्मा, है ना। एक चीज़ का आदान प्रदान हो सकता है, वो है ऊष्मा, जिसको क्यू द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू हो सकता है। अब फिर से वही बात कि इसकी टोटल ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। हमने पढ़ा था ना डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई प्राइम इज इक्वल टू क्या था हमारा 0। ऊर्जा में परिवर्तन, अब इसकी ऊर्जा में परिवर्तन किसकी वजह से हो सकता है, क्यू की वजह से हो सकता है ना। तो क्यू हो गया प्लस क्यू प्राइम हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। भाई ऊष्मा भी तो एक ऊर्जा का ही प्रारूप होता है। ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा का तो स्वरूप है ना। अगर वो ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा दे रहा है, मतलब क्या होगा, डेफिनेटली वो ऊर्जा ले रहा है, ऊर्जा दे रहा है ना। तो ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर हो जाएगा, ऊष्मा के। बाह्य प्राचल नियत है, ये ध्यान रखना। बाह्य प्राचल नियत होने का मतलब है कि कोई भी बाहरी कार्य नहीं हो रहा है ना। बाह्य कार्य नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ एक्सटर्नल वर्क हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हमने रख दिया ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऊष्मा का आदान प्रदान से हमारे एक समीकरण यहाँ पे ये आ जाएगी। अब इसमें अगर हम देखें कि निकाय की ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है मतलब जो ऊष्मा है वो क्या है, अवशोषित हुई है, यानी प्लस साइन हो जाएगा। और अगर एनर्जी क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है, तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, निष्कासित, यानी कि नेगेटिव हो जाएगी। ऊष्मा बाहर, एनर्जी कम, ऊष्मा अंदर, एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा भी तो क्या है कि एनर्जी का प्रारूप है ना। निकाय को देखिए कि हम निकाय में दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। एक तो हो गया कि बाहरी जो भी प्राचल है हम उनको चेंज कर दे, आयतन, दाब, ताप सब उनको बढ़ा दे, बाहरी कार्य करें तो उसमें अन्योन्य क्रिया हो जाएगी। एक होती है कि ऊष्मा का हो गया, तो सबसे पहले हमने ऊष्मीय पढ़ लिया। अब इसी में एक टर्म आती है कि ऊष्मारोधन या फिर ऊष्मीय विलगन, है ना। ये चीज़ याद रखना कि ऊष्मीय रोधन या फिर ऊष्मीय विलगन, ये चीज़ क्या होती है, ये टर्म आपको कहीं ना कहीं दिखेगी कि वो सब क्या है, ऊष्मीय रोधित है या फिर ऊष्मीय विलगित है। तो इसमें क्या होता है कि दो निकाय,
है ना। चलो मैं इसको लिखा देता हूँ। दो निकायों का पर्याप्त पृथक्करण करके या उनके बीच पर्याप्त मोटाई का ऊष्मारोधी पदार्थ लगाकर हम ऊष्मा का आदान प्रदान रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में लिखा दिया। ठीक है, इससे आप क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। तो ऊष्मारोधित का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि ये हमारा संयुक्त निकाय था, उसमें ए निकाय ए हो गया, ए प्राइम हो गया। पहले तो क्या हो रहा था कि इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होता, अब हमने क्या कर दिया कि बीच में एक ऊष्मारोधी पदार्थ लगा दिया, है ना, जिसमें कि ऊष्मा आर पार नहीं जा सकती। तो इस ए निकाय की ऊष्मा इसके पास रह जाएगी, ए प्राइम की ऊष्मा, कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, या फिर हम क्या करें कि इनको पर्याप्त दूरी यानी बहुत दूर दूर रख दें, है ना। जैसे कि बीरबल की खिचड़ी याद हो आपको, तो यहाँ पे आग रख दी थी और यहाँ पे उसने दिया, तो क्या इससे खिचड़ी पक जाएगी? नहीं ना, क्योंकि बहुत दूर है, यहाँ पे इस उष्मा का आदान प्रदान या फिर यहाँ तक वो उष्मा नहीं पहुँचेगी। तो एक पृथक्करण हो गया, उष्मारोधन हो गया, एक पर्याप्त दूरी पे हमने रख दिया, तो ये एक क्या हो गया, उष्मारोधन हो गया, फिर उष्मा विलगन उसका ये विधि कहलाती है। ठीक है, अब उसमें रोधन के अंदर ही एक आता है रुद्धोष्मा यानी एडियाबैटिक। ये टर्म्स ना जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको दिख जाएगी कहीं ना कहीं लिखी हुई कि रुद्धोष्म हो गया, उसमें रोधित हो गया, उसमें विलग्न हो गया। तो रुद्धोष्म का क्या मतलब होता है कि जब तक किसी निकाय का अन्य निकायों से उष्मा रोधन रहता है तब तक उसमें होने वाले प्रक्रमों को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, प्रक्रम क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, बस अभी आप ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने उष्मा रोधन या उष्मा विलगन की बात की थी, तो उसमें हमने लिखा दिया कि उष्मा जो रुद्धोष्म है वो चीज़ क्या कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, जब हमने रुद्धोष्म का पढ़ लिया है तो रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया भी देख लेते हैं यहीं पे, है ना। नोट कर लेना चीज़ें साथ साथ, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना, पता है मेरे को आप लेटे लेटे देख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ही लेंगे। अन्योन्य क्रिया, इसमें आगे मैं ऐड कर देता हूँ एडियाबैटिक इंटरेक्शन या फिर मैं कह दूँ रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया। ये जो आपका थर्ड टाइप का हो जाएगा ना, इसको दो बोल दो आप। पहला हमने उसमें अन्योन्य क्रिया हो लिया था, उसमें फिर हमने उसमें रोधन, अब देखिए रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रुद्धोष्म का मतलब डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये नोटेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको मैं लिखाऊं, है ना, इसको मैं लिखा देता हूं आपको सही तरीके से। उष्मा का आदान प्रदान ना करते हुए निकाय के बाह्य प्राचलों में परिवर्तन
करके होने वाली अन्योन्य क्रिया। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखा दिया आपको कि ऊष्मा का आदान प्रदान न करते हुए निकाय के बाह्य प्राचलों में परिवर्तन करके होने वाली अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती है? रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाती है ना। अब ये ऊपर वाले चीज हटा देता हूं मैं आपको। इसी के आगे देखिए एक परिभाषा आ जाएगी आपकी स्थूल कार्य। स्थूल कार्य क्या कहलाता है कि रुद्धोष्म रूप से विलगित निकाय में माध्य ऊर्जा है ना। देखिए यहाँ पे माध्य ऊर्जा आएगा, आप सीधा ऊर्जा नहीं लिख सकते आप, तो माध्य ऊर्जा में वृद्धि, माध्य ऊर्जा में वृद्धि स्थूल निकाय पर किया गया स्थूल कार्य कहलाता है। अब यहां से एक नया टर्म आ गया, स्थूल कार्य। ठीक है, अब तक आपने क्या पढ़ा था कि उष्मा का पढ़ लिया आपने, है ना। उष्मा में क्या किया हमने, बाह्य जो प्राचल थे उनको नियत रखा था, जिससे कि उनका कार्य क्या हो गया था, जीरो हो गया था। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि रुद्धोष्म प्रक्रम कर दिया, यानी कि जो उष्मा का आदान प्रदान है वो नहीं हो रहा, तो हमने जो भी उसके अब माध्य ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है वो क्या उसके बराबर होगा, स्थूल कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ से सेम वैसे जैसे कि हमारे पास क्यू की समीकरण थी वैसे ही समीकरण आ जाएगी, जो कि क्या होगा, सबसे पहले क्या देखा था हमने, डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई प्राइम इक्वल टू क्या था, जीरो। अब डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्राइम इक्वल टू जीरो। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, स्थूल कार्य, ये तो हो जाएगा ए का, और डब्ल्यू प्राइम क्या हो जाएगा, स्थूल कार्य ए प्राइम का, है ना। और डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू प्राइम डेल्टा ई प्राइम का। अब देखिए यहाँ पे कि अगर ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब कार्य किया गया है पॉजिटिव। अगर ऊर्जा क्या है, कम हो रही है, मतलब कार्य क्या हुआ है, देखिए कार्य किया गया निकाय पर, है ना, निकाय पर, और ये हो जाएगा निकाय द्वारा कार्य। ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट चीज है। ऊर्जा बढ़ रही है मतलब निकाय के द्वारा कार्य किया गया है ना, निकाय पर कार्य किया गया है ना। आप कोई सिस्टम है उसके ऊपर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा है कि अगर निकाय के कार्य कम हो रहा है, निकाय का, है ना, निकाय की जो ऊर्जा है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो मतलब इसमें यहाँ क्या हो रहा है कि निकाय खुद कार्य कर रहा है, तो उसका कार्य हो जाएगा नेगेटिव। तो डब्ल्यू अगर नेगेटिव हो रहा है मतलब निकाय खुद कार्य कर रहा है, और डब्ल्यू अगर पॉजिटिव मतलब निकाय के ऊपर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं लिखा देता हूँ जो कि आपको याद रखनी है। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। कार्य की परिभाषा यहाँ से आ गई है, उष्मा की हमने पढ़ ली थी। और इसमें देखिए बाह्य प्रचलों को नियत नहीं रखते हैं, बाह्य प्रचलों में ही परिवर्तित करके हम अन्योन्य क्रिया करवाते हैं। यहाँ पे उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, पिछले में उष्मा का आदान प्रदान होता था, बाह्य प्रचलों को हमने क्या किया था, नियत किया था। किसी बोल दो यहाँ पे ना कि किसी निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन दो तरीकों से हो सकती है ना। किसी निकाय में ऊर्जा में जो आप देख रहे थे कि ऊर्जा में परिवर्तन है वो दो प्रकार से होता है। पहला है ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन, ये लिख दो आप, ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन। आपने क्या किया कि निकाय की ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन कर दिया। दूसरा है निकाय की किसी अवस्था में होने की प्रायिकता में परिवर्तन।
देखिए मैंने बताया था आपको कि माध्य ऊर्जा प्रायिकता पर निर्भर करती है। तो या तो आप ऊर्जा की वैल्यू को चेंज कर दीजिए या फिर उसकी प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है कि किसी भी जो निकाय था आपका वो किस किस अवस्था में है, अलग अलग अवस्था में हो सकता है वो, तो अलग अलग अवस्था में होने की उसकी अलग अलग प्रायिकता होती है। तो वो उस प्रायिकता को अगर बदल दे तो भी उस निकाय की क्या हो जाएगी, ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। देखिए मोस्टली अगर हम सीधी बात करें तो माध्य ऊर्जा क्या होती है, प्रायिकता गुणा ऊर्जा, ऊर्जा की वैल्यू, है ना। तो प्रायिकता बढ़ाएंगे तभी माध्य ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा की वैल्यू बढ़ाएंगे तभी क्या हो जाएगा, माध्य ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आप। रुद्धोष्म में क्योंकि कार्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो कार्य से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी मुख्य शर्त क्या है, रुद्धोष्म होना चाहिए ये प्रोग्राम, है ना। रुद्धोष्म के अंदर मैंने ये लिखा है, चीज़ें क्यों लिखा है, क्योंकि रुद्धोष्म के अंदर होना चाहिए, वरना अगर रुद्धोष्म नहीं है मतलब हीट भी आ सकता है, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन फिर एक उष्मा की वजह से भी हो सकता है ना। उष्मा का आदान प्रदान की वजह से भी उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और ऊर्जा के परिवर्तन में तो हो ही रहा है, और साथ के साथ प्रायिकता में भी हो जाएगा। तो रुद्धोष्म में होना एक उसकी शर्त हो जाएगी। एक चीज़ और है कि इसे यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। आपको यांत्रिक अन्योन्य क्रिया लिख बोल दे या फिर रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया बोल दे तो बात एक है। यांत्रिक यानी यांत्रिक कार्य, यांत्रिक का सीधा आप याद रखिए कार्य से, है ना। कार्य मतलब रुद्धोष्म, उष्मा आदान प्रदान नहीं, ठीक है, तो वो हो जाएगा कार्य का। नेक्स्ट है आपकी व्यापक, है ना। फोर्थ नंबर था आपका व्यापक, या फिर मैं कह दूँ जनरल, सामान्य जो होता है जनरल अन्योन्य क्रिया है, अन्योन्य क्रियाएं, है ना। व्यापक में क्या हो जाएगा, न तो रुद्धोष्म होगा और न ही बाह्य प्राचल स्थिर हो जाएंगे, है ना। तो न तो रुद्धोष्म न ही बाह्य प्राचल नियत, ठीक है। तो ये दो देखिए आप कि हमने ना तो रुद्धोष्म किया उसको, ना ही बाह्य प्राचलों को नियत किया। तो इसमें अगर जो आपकी ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा वो किसकी वजह से हो जाएगा, W प्लस Q दोनों की वजह से हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, व्यापक अन्योन्य क्रिया हो जाएगी। और इसी से यहीं से क्या होता है आपका, यहीं से याद रखिएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आता है। प्रथम नियम जो है वो एक व्यापक अन्योन्य क्रिया के द्वारा दिया जाता है कि उसमें क्या हो जाएगी कि ऊर्जा का परिवर्तन जो है ना, एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा, है ना, उसको आंतरिक ऊर्जा में दिया गया है। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा एक उसके ऊपर कार्य किया गया कार्य और उष्मा की ऊर्जा दोनों की वजह से परिवर्तित हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऊर्जा संरक्षण भी बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम, है ना। हमने निकाय में क्या रखी थी, ऊर्जा को संरक्षित रखा था, तो ये ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। और आपका अब देखिए यहाँ पे यूनिट का क्या हो सकता है कि इसकी कैलोरी में हो सकती है, उष्मा की यूनिट क्या हो सकती है, कैलोरी में। तो एक चीज़ याद रखना, 1 कैलोरी इज टू 4.818 जूल। ये भी कार्य है ना, सॉरी ये भी ऊर्जा है। कार्य भी क्या होता है, ऊर्जा के टर्म में होता है। उष्मा भी क्या है, ऊर्जा। तो सबका जूल जूल और जूल में ही हम मेज़र करेंगे, तभी तो ये बराबर हो पाएगा, है ना। कार्य भी क्या हो सकता है, उष्मा में चेंज होगा, है ना। और उष्मा किस में कार्य द्वारा कर सकती है, फिर हमारा जो टोटल एनर्जी में चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी इसमें। फिर इसके बाद लास्ट है आपकी फाइनल अत्यणु अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया, यानी कि इनफाइनाइजिमल इंटरेक्शन, है ना।
ये चीज़ बताता है हमें अत्यणु, यानी सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म। अत्यणु को हम आप कैसे कहते हैं, एकदम सूक्ष्म तरीका, कम, अत्यल्प, बहुत कम मात्रा में आपने ऊष्मा का आदान प्रदान किया, बहुत कम मात्रा में आपने वर्क डन किया, तो बहुत कम मात्रा में ही उसमें ऊर्जा का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि इसको तो मैंने डी ई लिख दिया, इसको डेल क्यू, डेल या फिर कर ली डेल डब्ल्यू से लिख दिया, ये दोनों सेम है, ये अलग क्यों है? इसका रीज़न ये है, लिख लीजिएगा, ये है अवस्था और ये पथ व अवस्था दोनों पर निर्भर करते हैं। ये क्या हो जाएगा, दो अवस्थाओं में अंतर बता रहा है हमें ना। फाइनल अवस्था है ना कि आप एक प्रोसेस हुआ यहाँ से, जैसे कि यहाँ से आप चल कर गए और यहाँ पे आए बी पे, है ना, ए से बी पे आए, तो जो ऊर्जा का अंतर है ना वो सिर्फ इस पे और इस पे दोनों पे ही डिपेंड करता है। ये सिर्फ अवस्था का फलन है ना, अवस्था का फलन है, ये अवस्था पर निर्भर करता है। आप कैसे आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये डिपेंड कर सकता है कि आपने ऊर्जा कैसे दी, उसमें कैसे दी, फिर कार्य कैसे किया, उन दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए हमने इन दोनों का साइन अलग लिया है और इसका नोटेशन अलग लिया है, ये याद रखना आप, है ना। एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, अवस्था का फलन है, अवस्था पर निर्भर करती है ना, अवस्था पर निर्भर करती है, सिर्फ और सिर्फ अवस्था पर। मतलब नहीं है इसको कि आप किस रास्ते से आए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आप कहाँ पे आए हैं। ऊर्जा है ना वो डिपेंड करती है ना। ऊर्जा को आपने 0 से पहले 5 किया, फिर 10 किया, फिर वापस 5 किया, तो हुआ कितना फाइनल 0 से 5, वो को मतलब। लेकिन उष्मा के निर्भर करता है कि वो पहले 10 गया फिर 5 गया, तो और कार्य पे भी निर्भर करता है। इसलिए हम दोनों को साइन अलग अलग लिया है और अलग अलग नोटेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। काफ़ी सारी मैंने चीज़ें लिखा दी आपको। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे आगे की जो अभी तो ये शुरुआत थी, इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे कि उनके जो स्थूल निकाय तो जो हमारा उसमें ऊर्जा का वितरण किस प्रकार होगा, जो प्रायिकता आ जाएगी, जो ताप है वो कैसे होगा, वो सब चीज़ें हम इससे आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपको पूरा सिलेबस फिजिक्स का कवर कर पाऊँ, वो भी शुद्ध हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आपको सारी चीज़ें लिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और राइटिंग का थोड़ा देख लेना आप, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि सुधारूँ, लेकिन थोड़ा फास्ट लिखने के चक्कर में मैं थोड़ा राइटिंग क्या है कि थोड़ी ख़राब हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।